नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज हम प्रीलिम्स डायरी पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम 16 से लेकर 19 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर पर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का एक बैच लॉन्च हुआ है। इस बैच के बारे में जानकारी लेने के लिए आप निम्नलिखित नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड। सबसे पहले जानिए कि होता क्या है। देखिए, जो परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड होता है, ये परमाफ्रॉस्ट के नीचे एक प्रकार की आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर परमाफ्रॉस्ट क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक इमेज आपको दिखाई हुई है। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मिट्टी के नीचे पानी जो है परमानेंट तरीके से जमा रहता है बर्फ के रूप में। यहाँ पे दिया हुआ है एक ऐसा स्थान जहाँ पर कम से कम 2 सालों तक 0 डिग्री सेल्सियस पर या उससे नीचे जमी हुई अवस्था में होता है। कुछ इस तरह का ये एरिया जो है दिखता है। इसी के नीचे जो थोड़ा सा दलदलीय वाला एरिया होता है उसको परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड कहते हैं। पीटलैंड टर्म ही आप समझ गए होंगे कि एक दलदलीय प्रकार का एरिया उसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए परमाफ्रॉस्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो है कार्बन को काफ़ी हद तक स्टोर करते हैं। अगर बात की जाए तो वैश्विक भूमि के केवल 3% पर ही ये जो है फैले हुए हैं, लेकिन जितनी कार्बन दुनिया के सारे वन अवशोषित करते हैं उससे ज़्यादा दुगना ये स्टोर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को कम करने के लिए, जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए, साथ ही सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे अगर इकोलॉजिकल सिस्टम में देखा जाए तो। देखिए, वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से 2040 तक जो यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया वाला एरिया है वहाँ पे जो परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड है वो पिघल सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए बताया हुआ है कि जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं उसमें एनारोबिक डीकम्पोजिशन जो है रुक जाता है, तापमान कम होता है। एनारोबिक डीकम्पोजिशन ये क्या होता है? देखिए, जब वायु की अनुपस्थिति में जब डीकम्पोजिशन हो तो उसको अवायवीय अपरदन जो है कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन स्टोर है कहाँ मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर मिलता होगा। उसके अलावा ग्रीनलैंड, अलास्का, रूस, कनाडा, साइबेरिया और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है। अगर बर्फ की बात हो रही है तो आप एक कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में ये आपको मिलता होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, एक नई प्रजाति के जीवाश्म की खोज हुई है। उसका नाम जो है सिलिप्सिस मोपोइडी बाइडेनी। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। देखिए, बाइडेनी से आप याद रखिएगा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बिडेन है उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। बेसिकली अमेरिका के मध्य मोंटाना में इसको खोजा गया है और ये ऑक्टोपस परिवार से संबंधित एक प्रजाति है। हालांकि जीवाश्म जो है 328 मिलियन वर्ष पुराना है, लेकिन काफी अच्छी स्थिति में मिला है। अगर हम ऑक्टोपस की बात करें तो ये देखिए सिलेप्सिस मोपोडी वैम्पायरोपोडस, ठीक है, नाम के समूह से संबंध है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 42 मिलियन वर्ष पूर्व जो है हुई थी। एग्जाम के लिहाज से आपको बस पता होना चाहिए कि ये वाला जो नेम है ये ऑक्टोपस फैमिली से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, जो हमारा कानून है यूएपीए, ये न्यूज़ में है क्योंकि एक तो यहाँ देखिए दिल्ली दंगों में लेकर जो उमर खालिद की बेल थी एक्चुअली उसको फिर से डिफर कर दिया गया है और अब मार्च 23 को जाके जो है फिर से चीज़ें होंगी। इसके अलावा देखिए, जो हमारे यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम इसको लेके विरोध किया था, तो एक कांग्रेसी जो परिषद के सदस्य थे उनको भी बेसिकली इस कानून के तहत लॉक किया गया था, लेकिन हाल ही में उनकी जमानत को मंजूरी मिल गई है। तो इन दो न्यूज़ की वजह से ये करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इस कानून की जो मुख्य समस्या है वो है धारा 43D5। दरअसल ये धारा
किसी की जमानत को होना लगभग असंभव बना देता है। वर्ड पे ध्यान रखिएगा, लगभग असंभव। ठीक है, देखिए अगर व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है तो जमानत नहीं दी जा सकती। अच्छा, जमानत क्या एक हमारा संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21 हमें बहुत सारे राइट्स जो है देता है। तो इसीलिए देखिए ये वाला जो कानून है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के थोड़े अपोजिट साइड में जाता है, तो इसको लेके कंट्रोवर्सी जो है होती रहती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जमानत बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। कई बार आपको ऐसी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है, गुंजाइश बहुत कम हो जाती है जमानत होने की। इस कानून के बारे में समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए 1967 में इसको अधिनियमित किया गया था। फिर 2008 और 2012 में इसमें संशोधन हुए। 2019 में इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ जिसमें कुछ विशिष्ट आधारों पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने हेतु कुछ अमेंडमेंट्स को मंजूरी जो है दी गई थी। ठीक है, ये एक असाधारण कानून है। क्यों? क्योंकि जो अभियुक्त होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको ये कम कर देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 21, इन दोनों को पढ़िएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आप समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। देखिए इसके बारे में ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ना इस तरह की स्टेटमेंट पूछी जाती है। जैसे राष्ट्रीय गंगा परिषद, ठीक है, उसकी पहली बैठक में इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जो है पहली मंजूरी मिल गई है। कई बार हमें लगता है राष्ट्रीय गंगा परिषद ये गंगा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ही जो है ध्यान रखेगी, लेकिन डॉल्फिन जैसे प्रोजेक्ट पर भी देखिए इसका नाम आ रहा है, तो स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, हम समझते हैं। देखिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2019 में गवर्नमेंट ने जो है स्वीकार किया था, और कौन से पहल के अंतर्गत? अर्थ गंगा के तहत। ठीक है, जो बहुत सारी एक्टिविटीज को लेके वो काम कर रहे हैं उसमें से एक ये है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉल्फिन और गंगा ये दोनों वर्ड आपस में क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए गंगा के इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण संकेतक जो है डॉल्फिन्स है। ये बेसिकली जो गंगा का इकोसिस्टम है वहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए मंत्रालय कौन सा है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा जो मिशन है वो डॉल्फिन्स को बचाने के लिए काफी सारे जो है प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, डॉल्फिन के बारे में जानते तो कहाँ कहाँ ये रहती है? नेपाल, भारत और बांग्लादेश की जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और साथ में जो कर्णफूली और सांगू नदी सिस्टम है वहां पर ये रहती है। ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केवल मीठे या ताजे जल में ही रह सकती हैं, और ये वास्तव में क्या होती है? दृष्टिहीन होती है, इनको दिखाई नहीं देता। तो फिर ये सर्वाइव कैसे करती है? बेसिकली पराश्रव्य ध्वनियों का यूज करती हैं। उनकी मदद से ये अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करती हैं और अपने शिकार को जो है पहचानती हैं और उसका शिकार करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको देखिए सुसु भी कहा जाता है। अगर वैश्विक आबादी की बात करें तो केवल 4000 ही ये बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसमें से भी जो 80% है वो भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाई जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो नदी का पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट संकेतक है, यानी कि अगर डॉल्फिन्स मिल रही है तो आपकी नदी एक हेल्दी स्टेट में है, और अगर वहाँ पे इनकी संख्या कम हो रही है डेट मीन्स कुछ ना कुछ वहाँ पे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, अब इनके संरक्षण की बात करें तो जो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 है, अनुसूची 1 में है, यानी कि टाइगर के जितनी हाई प्रोटेक्शन इनको दी गई है। इसके अलावा अगर IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो ये एंडेंजर्ड है। अगर साइट्स की बात करें तो परिशिष्ट 1 में आती है। अगर देखिए CMS जो है आपका, यानी कि जो स्पीसीज माइग्रेशन करती हैं उसको लेके जो कन्वेंशन है उसके परिशिष्ट 2 में आती है। देखिए परिशिष्ट 1 में तो आने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। अगर शेड्यूल 2 में आती है तो इसका मतलब ये है इन प्रजातियों को अगर आप प्रोटेक्शन के कुछ उपाय देंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इनकी आबादी को बहुत फायदा होगा। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए कुछ अन्य पहले चल रही है। जैसे देखिए पटना विश्वविद्यालय के परिसर में एक रिसर्च सेंटर खोला गया है राष्ट्रीय डॉल्फिन का। इसके अलावा बिहार के भागलपुर में एक अभयारण्य जो है इनके लिए खोला गया है। दोनों ही जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, अनुदान की अनुपूरक मांग। ये न्यूज़ में है। देखिए हाल ही में जो सरकार है उसने लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांग का
तीसरा बैच जो है पेश किया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि तीसरे बैच के तहत करीब 1 लाख करोड़ रुपए की मांग को जो है मंजूरी दी गई है। अब देखिए ये अनुदान की अनुपूरक मांग क्या होती है, इससे पहले हम समझते हैं अनुदान क्या होता है। अनुदान मतलब आप डिमांड करते हो किसी चीज़ की, आपको कुछ पैसा चाहिए और अब आप जो है उसकी मांग करो। बजट आपने पढ़ा होगा, तो देखिए अनुदान की मांग तब होती है जब संसद के द्वारा किसी स्पेशल सर्विस के लिए, ठीक है, अधिनियम के माध्यम से जो अधिकृत राशि थी वो क्या है कम पाई गई है, तो फिर देखिए आपको क्या करना पड़ता है, सर्विस के लिए जो है अनुदान रखना पड़ता है। आसान शब्दों में समझते हैं, देखिए आपने बजट के अंदर पेश किया कि ये पर्टिकुलर सर्विस है, इसके लिए हमें इतने करोड़ रुपए चाहिए, एक वित्त वर्ष की मैं बात कर रही हूँ, तो लेकिन आपको पता चलता है कि ये राशि पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे, और ज़्यादा पैसे की मांग करते हैं। और पैसा क्योंकि आपको देखिए संसद ही दे सकती है, तो आपको क्या है अनुदान की मांग रखनी पड़ती है। अगर वो पारित हो जाए तो आपको अतिरिक्त पैसा जो चाहिए था वो मिल जाता है, ठीक है। और ये वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले ही संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है और पारित भी किया जाता है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अनुच्छेद 15 जो है वो अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, 3 तरह के जो अनुदान है उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए कुछ और प्रकार के अनुदान होते हैं। अभी तो हमने अनुपूरक की बात की थी, एक होता है अतिरिक्त अनुदान, एडिशनल ग्रांट। अगर देखिए सरकार को उस वर्ष में जो सेवा थी उसके अलावा किसी नई सेवा के लिए धन की आवश्यकता होगी तो एडिशनल, कोई नई सर्विस है तो एडिशनल ग्रांट की जरूरत है। अगर एक्सेस ग्रांट की बात, जब आपने क्या कर दिया है, जितना पैसा दिया गया था आपको उससे ज्यादा खर्च कर दिया है, एक्सेस से पता चल रहा है ना कोई चीज ज्यादा हो गई है, ठीक है। प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट, जब किसी सेवा के निश्चित स्वरूप के कारण आपको नहीं पता है कि वो सर्विस कैसी है, तो आप बजट में उसका सही तरीके से विवरण जो है प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट मांगते हैं। इसी को ब्लैंक चेक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बजट में आपने उस तरीके से इसका विवरण ही नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि सर्विस की प्रकृति ही ऐसी है। तो देखिए क्या है, ऐसी मांगों की पूर्ति के लिए क्या है, प्रत्यानुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कुछ और टाइप के अनुदान होते हैं, आपकी जो पॉलिटी की बुक या नोट्स होंगे वहां पर जाकर पढ़िएगा। बहुत बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, जहां पे आपको 4 मांग दी जाती है, 4 उनके उद्देश्य दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आइए एक अपवानुदान होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट होता है। ये देखिए विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है और वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं होता। इसके बाद देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो एक तो मैंने आर्टिकल 115 बताया था, एक है आर्टिकल 116 जो लेखानुदान है, प्रत्यानुदान है और अपवादानुदान है, उसके निर्धारण से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, इन सब को पारित कैसे किया जाता है, तो जैसे बजट को आप पारित करते हैं उसी प्रोसेस से किया जाता है, क्योंकि फाइनली मांग तो आप पैसा ही रहे ना संसद से, बजट में भी आप पैसा मांगते हैं, इन मांगों में भी पैसा मांग रहे हैं, तो प्रोसेस तो एक ही रहेगी, क्योंकि पैसा तो संसद ही आपको ऑथोराइज कर सकती है। तो ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसके बाद एक और मिशन है, नया टॉपिक है डीप ओशन मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबे समय से लगातार न्यूज़ में है, कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कौन सा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। अब डीप ओशन मिशन के तहत बहुत सारे उद्देश्य जो है सरकार की तरफ से रखे गए हैं, जिसमें से सबसे पहला उद्देश्य और इम्पोर्टेंट भी है वो है कि मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन का विकास जो है किया जा रहा है। देखिए जो NIOT है और जो इसरो है वो इस सबमरीन का विकास कर रहे हैं, और जो NIOT है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत क्या एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर तक की गहराई में ले जाने के लिए बेसिकली एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया जा रहा है। कौन इसका विकास कर रहे हैं, तो NIOT और इसरो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और क्या हो रहा है, देखिए NIOT कौन है, हमारा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, ये उसकी फुल फॉर्म है।
और क्या कर रहे हैं, देखिए समुद्र की सतह में कुछ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं ये, देखिए समुद्र की सतह में लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इन सारी मेटल्स का एक ग्रुप कंकड़ जैसे होता है, उस तरीके से कुछ नोड्यूल्स मिलते हैं उनको खोजने के लिए और साथ में उनसे जो है इंपॉर्टेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली समुद्री संसाधनों का अपना यूज करने के लिए एक विजन गवर्नमेंट ने रखा है। तो एक क्या है, नोड्यूल्स के खनन के लिए एक इंटीग्रेटेड खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि जो मध्य महासागरीय भाग हैं, ठीक है, वहाँ पे जो बहुधातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज के संभावित स्थल है उनका भी पता लगाया जाएगा। अच्छा, एक ना अब क्या होता है, समुद्र की गहराइयों के बीच में जो उसके टेम्परेचर में चेंज होता है, मान लीजिए गर्म सतह है और ठंडी लेयर है, तो इस जो टेम्परेचर का चेंज है इसका प्रयोग कई बार पावर के पर्पज से भी किया जाता है। ठीक है, तो इसको थर्मल एनर्जी जो है इसके बारे में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण OTEC, तो इसके लिए क्या होगा, समुद्र का खारा पानी है उसको मीठे पानी में बदलना है, तो उसके लिए विलवणीकरण करने की जरूरत है। और विलवणीकरण के लिए क्या है, आपको इसे संयंत्र लगाने की जरूरत है और उन संयंत्र को चलाने के लिए आपको पावर की जरूरत है। तो बेसिकली जो महासागर की थर्मल ऊर्जा है उसी का यूज करके जो विलवणीकरण संयंत्र है वो बेसिकली बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उनकी डिजाइनिंग, उनका अध्ययन, ये सारा भी डीप ओशन मिशन के तहत ही आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, बहुत सारे जो है विजन गवर्नमेंट ने इस मिशन के तहत रखे हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, आपदा प्रबंधन योजना। देखिए क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप कुछ लाते हैं तो वो ग्रास रूट लेवल पर इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो एक आपकी क्या डाउन टू टॉप अप्रोच अपनाई जानी चाहिए। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर नेशनल लेवल पर आप एक प्लान बना देंगे और पूरी कंट्री में जो है उसी को लागू कर देंगे तो हो सकता है अलग अलग जलवायु प्रदेशों के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए वो उतना कारगर ना हो जितना कि हर एक रीजन अपने लिए अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए। तो इसी विजन को ध्यान में रखते हुए देखिए ये आई है आपदा प्रबंधन योजना। यहाँ पर पंचायत लेवल पर, ग्राम लेवल पर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा, इसी के बारे में है। यानी कि गांव से लेकर जिला तक लेकर समुदाय आधारित क्या है एक नियोजन का व्यापक परिप्रेक्ष्य तैयार किया जा रहा है। योजना के तहत प्रत्येक भारतीय ग्राम में एक ग्राम आपदा प्रबंधन योजना और साथ में प्रत्येक पंचायत की अपनी आपदा प्रबंधन योजना जो है होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डाउन टू टॉप अप्रोच की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जिसमें नीति आयोग भी काम करता है। क्या क्या होगा, तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो जो जलवायु परिवर्तन कार्रवाई है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का ये सब करना, आपदा प्रबंधन हेतु संस्थागत व्यवस्था करना, ठीक है, कुछ ढांचा बनाना, उसके अलावा गांव और पंचायतों की जो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना है उसको मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लेके आना। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा आपका संथाली सोहराई भित्ति चित्रकला। ये क्यों न्यूज में है, पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए जो संथाली सोहराई भित्ति चित्रकला है ये बेसिकली अपने ज्योमेट्रिकल पैटर्न की सटीकता की वजह से, ठीक है, संथालों का गौरव मानी जाती है और इसी वजह से इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके क्या है, अलग अलग एरिया में अलग अलग रूप पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिसमें ज्यामितीय आकृतियां होती है। यहाँ देखिए दिखाया गया है इसी तरह का पैटर्न, तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद आइए ये कहाँ कहाँ मिलती है, तो उड़ीसा का जो मयूरभंज और क्योंझर जिला है वहाँ पर, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिला है, और साथ में पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है वहाँ पर जनजातियों के द्वारा इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए 2020 में जो झारखंड की, अब ध्यान रखिएगा जीआई टैग तो आप समझ गए, लेकिन किसको, झारखंड की जो सोहराई कोहबर चित्रकला है उसको बेसिकली जीआई टैग जो है मिला है। इसके बाद देखिए जो हजारीबाग जिला है उसमें महिलाओं के द्वारा बनाई जाने वाली भित्ति चित्रकला है, और ये जो दूसरे वाले जो संथाल जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले भित्ति चित्र है उनसे काफी अलग होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखें। महिलाएं जो है आमतौर पर दिवाली या काली पूजा के अवसर पर
त्यौहार जो या फसल उत्सव जो कि सोहराई के नाम से जाना जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए घरों की दीवारों पर इसको पेंट करती हैं। इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो हजारीबाग का सोहराई कोबर भित्ति चित्र है वो अलग अलग पिक्चर्स का जो है रूपांकन करता है, लेकिन जो संथाली सोहराई चित्रकला है वो केवल, याद रखिएगा, केवल ज्यामितिक जो आकृतियां हैं उनको ही परफॉर्म करता है। ये डिफरेंस ध्यान रखना है और किसको जीआई टैग मिला है ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये न्यूज़ में है। देखिए यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट्स ने, सेबी ने, अच्छा दो तरीके, देखिए दो न्यूज़ हैं बेसिकली। एक तो क्या है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर सेबी जो है काफ़ी काम कर रही है। दूसरा एक अभी क्या हुआ है, सेबी ने वो लोग जो बिना सेबी के साथ रजिस्टर हुए मार्केट के बारे में आपको फ्री का ज्ञान देते रहते हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए कोई कार्यवाही की है और गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया है। यही देखिए लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन पे स्टॉक मार्केट के टिप्स जो लोग देते हैं लेकिन वो सेबी के साथ रजिस्टर्स नहीं है, इन पे जो है सेबी अब को है कुछ कार्यवाही कर रही है। इसकी वजह से ये सेबी न्यूज़ में है। इसके अलावा सेबी जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर काम कर रही है, इसलिए न्यूज़ में। तो सेबी के बारे में पढ़ लीजिएगा, हमने पिछले प्रीलिम्स वाले सेक्शन में इसको कवर किया हुआ है, वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए 2019 में सेबी ने इशरात हुसैन की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। किस लिए? ताकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जो है कुछ बातचीत की जा सके। सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारत में एक नई अवधारणा होती है और ये जो है जो हमारी परंपरागत स्टॉक एक्सचेंज है जैसे एनएससी है, बीएससी है, उन्हीं पर लिस्ट की जाएगी। अच्छा समझते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये क्या है। पहले से समझना पड़ेगा कि जो सामाजिक उद्यम है वो क्या है। देखिए सामाजिक उद्यम भी ऐसे ही पारंपरिक व्यवसाय होते हैं जैसे कि बाकी है, जैसे कोई भी कंपनी ले लीजिए, टाटा, जियो, अडानी, ये सब ग्रुप जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है ये प्योरली प्रॉफिट के बेस्ड पे काम नहीं करती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट के बेस पे बिल्कुल भी काम नहीं करती, प्रॉफिट होता है, लेकिन जनरली ये लोग उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय वापस से किसी सामाजिक उद्यम में लगाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हितधारकों को भुगतान करने के बजाय जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें ही पुनर्निवेश कर दिया जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सामाजिक उद्यम बोलते हैं। अब ये जो सामाजिक उद्यम जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ कॉरपोरेशन है उनसे अलग काम करते हैं, इनके स्टॉक्स को लिस्ट करने के लिए एक अलग से एक्सचेंज भी तो होना चाहिए, तभी तो आप दो चीज़ों में डिफरेंस कर पाएंगे। तो इनके स्टॉक्स को लिस्ट करने के लिए जो हमारा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आया जा रहा है। इसके लिए कार्यवाही समूह का गठन किया गया था, इशरात हुसैन, ये नाम जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद महत्व क्या है, तो देखिए सामाजिक कल्याण उद्यम और जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं उनके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म जहां पर ये पूंजी जुटा सकेंगी अपने लिए। ठीक है, सामाजिक उद्यम क्या है ये मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सूक्ष्म वित्त विनिमय, माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन, ये न्यूज़ में है। देखिए माइक्रो फाइनेंस होता क्या है पहले ये समझते हैं। गरीब और निम्न आय के जो परिवार होते हैं, जो छोटे ऋण या फिर जिनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, उनको अगर आप पूरा करते हैं तो ये जो एक वित्तीय रूप है इसी को माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म वित्त संस्थान कौन सी कंपनियां होती हैं, जो इन लोगों को छोटे छोटे ऋण प्रदान करती है, जिनके पास जो हमारी परंपरागत फाइनेंशियल सर्विसेज है उन तक पहुंच प्राप्त नहीं है, तो उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो लघु ऋण है हर देश में इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। भारत में क्या डेफिनेशन है, 1 लाख रुपए से कम के सभी ऋणों को जो है सूक्ष्म वित्त के अंदर जो है माना जाता है। अब आते हैं यहाँ पर, आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त ऋण देने संबंधी कुछ नए मानदंड जो है जारी किए हैं और ये हमारी सभी संस्थाओं पर, चाहे बैंक हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी हो, माइक्रो फाइनेंस संस्थान हो, सब पर जो है लागू होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया माइक्रो फाइनेंस ऋण
3 लाख रुपए तक की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवारों को संपार्श्विक मुक्त लोन, कोलेट्रल फ्री लोन, यानी कि आपने गिरवी कुछ नहीं रखा है और जिन परिवारों की 3 लाख रुपए हर साल आय होती है उनको अगर आपने कुछ लोन दिया है, अगर वो 1 लाख रुपए से कम का है खासकर, तो वो जो है सूक्ष्म वित्त के अंदर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड ध्यान रखना है कि कोलेट्रल फ्री लोन जो है ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद माइक्रो फाइनेंस जो है वो अलग अलग चैनलों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी, ठीक है, और साथ में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। तो इनकी जो अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के स्टैटिक का ये पार्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रीजनल रूरल बैंक एक नॉर्मल शेड्यूल्ड बैंक से कैसे अलग है, या फिर लोकल एरिया बैंक क्या होता है। तो हर बैंक की डेफिनेशन और क्या उसके मानदंड है ये आपको स्टैटिक के पोर्शन में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, देखिए एक योजना है जिसका काफी लंबा नाम है सुधार आधारित और परिणाम संबंध संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना। ठीक है, बेसिकली ये क्या है मैं मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ। देखिए सरकार ने क्या किया, डिस्कॉम्स की गिरती हुई वित्तीय हालत को सुधारने के लिए ऋण देने के बारे में सोचा। उस ऋण देने के लिए उसने 2 एजेंसियों को नोडल एजेंसी के रूप में नामित कर दिया और अब गवर्नमेंट ने कहा डिस्कॉम्स को हमारी तरफ से ऋण दिया जाएगा, निजी डिस्कॉम्स को छोड़ दो। उसी चीज़ का नाम जो है ये स्कीम है। जैसे जैसे आप रिजल्ट देंगे वैसे वैसे आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए क्या कहा गया है, परिणाम संबंध। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ आ जाइए, जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है और साथ में जो आपका विद्युत वित्त निगम है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उन्होंने उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय सहित कुछ राज्यों के लिए धनराशि की पहली किस्त जो है जारी करनी है। जो आईईसी है और पीएफसी है वो राज्य द्वारा संचालित ऋणदाता इकाइयां हैं। ठीक है, और पिछले साल अगस्त में जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा शुरू की गई थी ये योजना और बेसिकली ये दोनों क्या है, इसकी नोडल एजेंसियां हैं। तो मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय विद्युत, 2 नोडल एजेंसी है, किसके लिए काम कर रही है, डिस्कॉम्स के लिए काम कर रही है। अगर इतना पता है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, कितनी 3 ट्रिलियन रुपए की योजना है जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी करीब 97,631 करोड़ रुपए है। इसके अलावा देखिए डिस्कॉम्स, निजी क्षेत्र के डिस्कॉम्स को छोड़ के कई बार देखिए स्टेटमेंट आ जाती है कि ऑल डिस्कॉम्स, लेकिन वो सही नहीं होता, ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसकी परिचालन क्षमता में और उनकी जो वित्तीय हालात है उसमें सुधार करना है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है, पुरानी कुछ 3 योजनाएं चल रही थी उनको क्रब करके एक अम्ब्रेला स्कीम जो है गवर्नमेंट ने बना दी है। कौन कौन सी, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर बिजली जैसी योजनाओं को जोड़कर विद्युत क्षेत्र सुधार योजनाओं के अम्ब्रेला कार्यक्रम में जो है विलय कर दिया है। फिर नोडल एजेंसीज को फिर से बताया गया है, वो आपको पता ही चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ग्रीष्म लहरें। गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त आ ही चुकी है, ठंडी कब चली गई पता नहीं चला। और सिर्फ दिल्ली ही गर्मी फेस नहीं कर रही है, महाराष्ट्र का जो कोंकण वाला एरिया है वहाँ पे बकायदा ग्रीष्म लहरें चल रही, हीट वेव्स चल रही है और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ पर नोट किया गया है मार्च के महीने में। तो जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है, अपनी तरफ से आप जो भी बिट कर सकते हैं प्लीज़ उसको किया कीजिए। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं वो कोंकण के अधिकांश हिस्सों में पहुँच रही है। ठीक है, रीज़न क्या है, देखिए एक तो क्या कंक्रीट की सड़कें और जो घर हैं वो बेसिकली और ज़्यादा गर्म करते हैं आपके इन्वायरमेंट को। दूसरा क्या है, जो अर्बन हीट लैंड बन गए हैं उनकी वजह से जितना तापमान होता है उससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस हमें ज़्यादा फील होता है। अर्बन हीट लैंड क्या होते हैं इनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेफिनेशन आपको बतानी है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि देखिए महाराष्ट्र के तट के साथ चलने वाली समुद्री हवाओं की क्योंकि धीमी गति है, ठीक है, स्पष्ट आसमान है, इसकी वजह से इस प्रकार की गर्म स्थितियां जो है उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि हीट वेव होता क्या, कोई डेफिनेशन तो होती होगी ना इसकी। तो भारतीय मौसम विभाग ने ये बताया है जब किसी जगह का तापमान मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा और तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाए और पर्वतीय क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाए तो गर्म हवा की
लहर या हीट वेव जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों मुंबई एक्सपीरियंस कर रहा है हीट वेव इन मार्च। अच्छा आर्टिकल था, अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ मापदंड भी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अगर तापमान में जो सामान्य रहता था, वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर रहता था, उससे अगर 5 से लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो ग्रीष्म लहर की स्थिति जो है घोषित हो जाती है। तापमान में सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होने पर प्रचंड ग्रीष्म लहर के रूप में उसको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैदानी इलाकों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या टेम्परेचर की एक रेंज है जब आपको हीट वेव कहा जाता है, इतना पता होगा तो आप आंसर जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इसके अलावा देखिए विलुप्त विद्रोह, ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी न्यूज़ में आ रही है और बेसिकली इसके नाम से क्योंकि पता नहीं चलता ये क्या है, तो कई बार क्या होता है इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। क्या है ये, तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल IPCC है उसकी एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में बताया था कि जलवायु परिवर्तन वास्तविकता है और हमें क्रांतिकारी लेवल पर इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो इस रिपोर्ट के रिएक्शन में ये विद्रोह जो है शुरू हुआ, जो सरकारों को बाधित करने का प्रयास करता है कि आप क्लाइमेट चेंज पर कुछ ठोस कदम उठाएं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया विलुप्त विद्रोह यानी कि जलवायु परिवर्तन में कुछ काम करिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 2018 में यूनाइटेड किंगडम में इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्या है, कोई ऐसा नहीं कि कहीं पे इसका कोई सेंटर है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इसको लीडरशिप दे रहा है। बेसिकली ये क्या है, विकेंद्रीकृत है, अंतरराष्ट्रीय है, राजनीतिक रूप से क्या है, गैर पक्षपातपूर्ण आंदोलन है, जिसमें सरकारों को ये बाउंड किया जाता है कि आप जो है ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस पे जो आपातकालीन स्थितियां आ रही हैं कुछ काम कीजिए। ये अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हैं और सविनय अवज्ञा का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पे आपको उसका लोगो दिखाया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आसानी चक्रवात, ये न्यूज़ में है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे जब कुछ और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हमें मिल जाएंगी। साइक्लोन्स क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करेंगे, आपको ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट में जाके ये जो है रिवीजन कर लेना है। तो देखिए दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है बन रहा है और उसके एक साइक्लोन में परिवर्तित होने के चांसेस हैं। ये जो आसानी नाम दिया है ये किसने दिया है, श्रीलंका ने दिया है। साइक्लोन्स के नेम कैसे डिसाइड होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए। देखिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये न्यूज़ में है। क्यों, क्योंकि दिल्ली की एक लेखिका है गीतांजलि श्री, उनका 2019 में रेत की समाधि नाम का एक नॉवल जो है प्रकाशित हुआ था। उसी को बेसिकली मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध होने वाली जो 13 हिंदी पुस्तकें थी उनमें से पहली बार जो है मिला है। लेकिन इस उपन्यास का देखिए हिंदी वाला जो वर्जन है उसको ये प्राइज नहीं मिला। इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेशन हुआ जिसको किया है किसने, डॉजी रैकवेल ने, किस नाम से, टॉम ऑफ सेंट से, उसको बेसिकली पुरस्कार मिला है। अच्छा, इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम का एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। 2004 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 2005 से लेके 15 तक ये पुरस्कार हर 2 साल में किसी भी राष्ट्रीयता का, कोई भी राष्ट्रीयता का हो लेकिन जीवित लेखक हो, अंग्रेजी में प्रकाशित हो या आमतौर पर अंग्रेजी में अनुवादित हो, ऐसी एक रचना के लिए दिया जाता है। जो पुरस्कार की राशि होती है वो लेखक और अनुवादक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, रैपिड रेल, ये न्यूज़ में है। देखिए दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल जो है हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम NCRTC है उसके द्वारा अनावरण किया गया। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी और 42 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में तय कर देगी। घर जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, देश की पहली क्षेत्रीय कॉरिडोर है ये ऐसी जिस पर प्रीमियम या बिजनेस क्लास के कोच भी जो है लगाए जाएंगे। ठीक है, इतना आपने ध्यान रख लिया। जो ये सारे टॉपिक्स हैं देखिए ये सिर्फ करंट के ही नहीं, आपको जो
चर्चा में हम करती हूँ वो नहीं पढ़ना होता है, बल्कि इनके पीछे बैकग्राउंड में स्टैटिक में क्या दिया हुआ है। जैसे साइक्लोन के बारे में मैंने आपको बताया, तो अब आपको जो है साइक्लोन के बारे में स्टैटिक में जाके पढ़ना चाहिए। अगर हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक का पोर्शन दिया है वो आपको पढ़ना होता है, तब जाके जो है आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि वो एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें से 2 स्टेटमेंट जनरली वो करंट से पूछते हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट वो स्टैटिक से ही पूछते हैं। तो स्टैटिक हमेशा पढ़िए, उसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, तो आपके लिए चीज़ें जो है थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने आज का पूरा डिस्कशन समाप्त कर लिया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरी पूरी संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से आप सभी को बेहद धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।